गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्बन के यौगिक वाले अध्याय में ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने कार्बन से बने यौगिक होते हैं, उनके पीछे के नाम, बनाने की विधियां और उनके उपयोग के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। कार्बन के यौगिक, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो पहले प्रकार के यौगिक लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC के नाम जानते हैं, CFC, और इसको फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। फ्रीऑन कार्बन परमाणुओं से जब क्लोरीन एवं फ्लोरीन जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो इन यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक या फ्रीऑन कहते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में ठंडक पैदा करने में ये गैस काम में आती है। एयर कंडीशनर मशीन है जो AC है, AC में भी जो ठंडक पैदा करता है AC मशीन, उसमें भी ये गैस काम में आती है। तो बहुत अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाली गैस है ये। और कार्बन के साथ में जब क्लोरीन और फ्लोरीन अणु परमाणु जुड़ करके कोई यौगिक बना लेते हैं कार्बन के यौगिक, तो उनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी 3 तरह के परमाणु जिसमें होंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन यौगिकों को फ्रीऑन भी कहा जाता है। फ्रीऑन यौगिक कई प्रकार के होते हैं, यानी फ्रीऑन कोई एक यौगिक या एक गैस नहीं है, ये कई प्रकार के यौगिक होते हैं। किस आधार पर? कार्बन के साथ में कार्बन की संख्या, क्लोरीन फ्लोरीन की संख्या, इनके आधार पर। अतः इनका नामकरण इन यौगिकों में उपस्थित कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और फ्लोरीन परमाणु की संख्या, यानी फ्लोरीन, इन परमाणुओं के अनुसार ये फ्रीऑन का नामकरण किया जाता है। कौन कौन से तत्व लेंगे? कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। क्लोरीन उसमें शामिल नहीं करते हैं, यानी क्लोरीन की संख्या को हम नामकरण में शामिल नहीं करते हैं। इन परमाणु के अनुसार एक सूत्र चलता है XYZ, यानी X का मतलब होता है फ्रीऑन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, यानी कितने कार्बन परमाणु हैं यौगिक में, उन कार्बन परमाणु में से एक घटाया जाएगा। और Y का मतलब होता है फ्रीऑन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और +1। उस यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं उसमें एक जोड़ा जाएगा। और Z का मतलब होता है फ्रीऑन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। ये जितनी है उतनी रखेंगे और इसके आधार पे नाम फ्रीऑन और उसके आगे अंक दे करके हम इसका नामकरण करते हैं। ये देखिए, ये देखा इस तरह से, इसके अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। CFCl3 ये फ्रीऑन यौगिक है कोई, और इसका नामकरण करना है X, यानी कार्बन परमाणु की संख्या -1। अब यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, और 1 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0। तो X का मान हो गया 0। और Y का मतलब होता है हाइड्रोजन +1। इसमें देखो हाइड्रोजन है क्या? इसमें हाइड्रोजन 0 है, उसमें +1 जोड़ देंगे तो उसका नाम क्या? ये 1 आ गया। और फ्लोरीन कितने हैं? फ्लोरीन यहाँ पर 1 ही है, ये फ्लोरीन है। तो यहाँ पर Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है। तो 0 1 1, 0 तो हटा देंगे और 1 1 रह जाएगा, तो फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 11, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से मान लीजिए CF2Cl2, इसका नामकरण करना है। तो X का मतलब कार्बन में से घटाओ, तो एक कार्बन है, 1 में से घटाए तो 0 हो गया यहाँ पर भी। और Y का मतलब होता है हाइड्रोजन +1, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, उसमें 1 जोड़ो तो 1 क्या आ जाएगा। और Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या। यहाँ पर देखो फ्लोरीन कितने हैं? 2,
ये Z का मान हो गया 2 अर्थात क्लोरीन की संख्या। तो हो गया फ्रियोन 1 2 या 12 हो गया, फ्रियोन 12, ये तो 0 हो गया। C2F2Cl4, अगर इस फ्रियोन का नाम लेना है तो कार्बन है इसमें 2 और 2 में से ये घटाओ, कार्बन परमाणु ये घटाना पड़ता है, 2 में घटा 1 बच गया। और ये होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 0, तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया। और क्लोरीन कितने हैं 2, 2 के 2 बचे रखे जाएंगे, तो ये हो गया क्लोरीन 112 यानी 112, ये फ्रियोन 112 हो गया। इस तरह से को नाम दे देंगे। इसी तरह से C2F3Cl3, इसमें देखिए कार्बन कितने हैं 2, कार्बन में से घटाया X का मान आ गया, ये घटाओ X का मान आ गया, 2 कार्बन में से घटाया 1 रह गया। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन इसमें भी 0 है, हाइड्रोजन 0 है, सूत्र के अनुसार उसमें 1 जोड़ो तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया, Y का मान 1। और इस तरह से Z में Z मतलब फ्लोरीन की संख्या, यहाँ फ्लोरीन की संख्या 3 है, तो यहाँ पर हो गया क्लोरीन फ्रियोन 113, फ्रियोन 113। X का मतलब कार्बन में से घटाओ, Y का मतलब हाइड्रोजन परमाणु में 1 जोड़ो, अगर 0 है तो 0 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं तो 0 मान दिया, 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया। और Z का मतलब क्लोरीन की संख्या, और क्लोरीन की संख्या से यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। अब इसके उपयोग पढ़ते हैं हम, क्या उपयोग है इसके, अब लेते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग हम क्या लेंगे, यानी फ्रियोन के उपयोग, फ्रियोन के उपयोग। नंबर 1, इसका उपयोग अक्रिय विलायक, अक्रिय विलायक के रूप में अक्रिय विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 2, रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज बोलते हैं, एयर कंडीशनर मशीन, एयर कंडीशनर मशीन तथा शीतगृहों में, शीतगृहों में, शीतगृह कहते हैं तो कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर में फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। यानी इसका उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में करते हैं, जो विलायक होते हैं उसके अक्रिय विलायक के रूप में, और रेफ्रिजरेटर में करते हैं ठंडक पैदा करने में। हमारे फ्रिज इसलिए ठंडे रहते हैं, उसमें सिलेंडर होता है गैस का, उसमें गैस भरी होती है और वही से उसको ठंडक पैदा करने में काम में आती है। इस तरह एयर कंडीशनर मशीन होती है, जो एसी मशीन होती है, और उसमें भी ठंडक पैदा करने में काम आता है। शीतगृहों में जहाँ पर ये जो खाने पीने की चीजें लंबे समय तक रखी जाती है सुरक्षित, उन शीतगृहों में या कोल्ड स्टोर में भी फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। आजकल एरोसोल के रूप में, जैसे ये अपने होते हैं जो स्प्रे करने के होते हैं, सेंट आदि, इत्र आदि होते हैं, परफ्यूम, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह ये थे फ्रियोन के उपयोग। अब इसके बाद में हम अगला यौगिक लेंगे, दूसरा यौगिक। अब अगर देखें दूसरा यौगिक देखें CNG, ये कौन सी गैस है, कहाँ से आती है, पहले ये देखते हैं। इसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसका वास्तविक पूर्ण नाम भी है CNG। C का मतलब कॉम्प्रेस्ड, दबाई हुई, N का मतलब नेचुरल, G का मतलब गैस, यानी प्राकृतिक गैस जिसको दबा करके दाब के साथ में भरा गया हो सिलेंडरों में, वो होती है CNG। C का मतलब कॉम्प्रेस्ड, दबाई हुई। और इस गैस पर मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है,
यद्यपि यह कई गैसों का मिश्रण है। सीएनजी में कई गैसें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मीथेन गैस होती है। पेट्रोलियम के कुओं में पेट्रोल के ऊपर यह गैस प्राकृतिक गैस के ऊपर यह प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इस गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित कर दिया जाता है। यानी पेट्रोल के जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो कुएं होते हैं तो उनमें पेट्रोलियम के ठीक ऊपर यह गैस उपस्थित होती है। इस गैस को अधिक दाब के साथ में भर दिया जाता है, एकत्र कर दिया जाता है। अब चूंकि ये प्रकृति से हमें मिलती है, जो तेल के कुएं होते हैं उनमें पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर मिलती है, प्राकृतिक चीज है, इसलिए इसको कह दिया प्राकृतिक गैस। और फिर इसको अधिक दाब के साथ भर दिया जाता है, कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है इस अणुओं को, तो कह दिया इसके साथ में कॉम्प्रेस और जोड़ दिया तो फिर होगा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी तेल के कुएं से प्राप्त की जाती है, पहले यह गैस प्राप्त होती है, उसके बाद में पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होता है। तो ये तो था इसका प्राप्त होने का तरीका। इसी से मिलती जुलती एक और गैस है एलपीजी, जो हमारे रसोई घरों में काम में आती है, खाना पकाने में एलपीजी। वो गैस भी पेट्रोल से ही प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है। यह गैस भी कई गैसों का मिश्रण होती है। और पेट्रोलियम के शोधन के समय जब पेट्रोलियम पदार्थ को कारखानों में गर्म करते हैं, उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, तो पेट्रोलियम के शोधन में पहले जो गैस प्राप्त होती है वो होती है एलपीजी। यानी पेट्रोलियम को गर्म करने पर, पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ है काले रंग का, जो जमीन से निकाला जाता है, जिसको कच्चा तेल भी कहते हैं, उसको गर्म करते समय कारखानों में उसका प्रभाजी आसवन करते समय यह गैस प्राप्त होती है, तो इसको बोलते हैं एलपीजी। और इस गैस को भी उच्च दाब पर संपीड़ित करके द्रव में बदला जाता है। रसोई गैस के जो सिलेंडर होते हैं उसको हिला के अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा कोई लिक्विड भरा हो, लेकिन लिक्विड नहीं है वो गैस। जैसे दाब हटता है, ये जैसे बाहर आती है जलने के लिए, तो वापस गैस में बदल जाती है, दाब के कारण ये द्रवस्था में आ जाती है। तो ये थी एलपीजी, यानी इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, लेकिन तुलना करें दोनों की, एलपीजी और सीएनजी की, वैसे तो दोनों गैस बढ़िया है और दोनों ही पर्यावरण को कम प्रदूषण करती है, धुआं भी नहीं देती, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सीएनजी एलपीजी में? अंतर, सीएनजी के दहन मतलब जलाना, दहन से, सीएनजी के दहन से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसी चीज को जलाने पर, ईंधन को जलाने पर, ईंधन जब जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें बनती हैं। तो ये दोनों गैसें कम मात्रा में बनती हैं अगर सीएनजी का दहन किया जाता है तो। अतः यह गैस एलपीजी की तुलना में पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है। हालांकि एलपीजी भी जो होती है रसोई घर में, वो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कम मात्रा में बनाती है, लेकिन सीएनजी की तुलना में एलपीजी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। अगर दोनों की तुलना करें तो सीएनजी प्रदूषण कम फैलाती है, एलपीजी उसकी तुलना में प्रदूषण अधिक फैलाती है। और अगर लकड़ी की तुलना करेंगे तो एलपीजी लकड़ी की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है, हम ऐसा मान सकते हैं। नंबर 2, एलपीजी की तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित गैस है। वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है आजकल। क्यों? क्योंकि ये गैस हल्की है, क्योंकि यह गैस हल्की होती है। यदि इस गैस का गलती से रिसाव हो जाए, गलती से मान लीजिए कोई रिसाव हो गया गैस का, तो क्या होगा? तो यह गैस आसपास एकत्र नहीं होती है और उड़ करके दूर चली जाती है, क्योंकि हल्की गैस है और उड़ के दूर चली जाती है, आग लगने की संभावना नहीं रहती, अतः दुर्घटना का कारण नहीं बनती है। और जबकि एलपीजी गैस है वो भारी होती है, वायु से भी भारी होती है, अतः रिसाव होने पर नीचे की सतह पर एकत्र हो जाती है। मान लीजिए कोई गैस का सिलेंडर लीक होगा एलपीजी का, तो ये गैस उड़कर दूर दूर नहीं जाएगी, बल्कि सिलेंडर के आसपास एकत्र होती चली जाएगी। और मान लीजिए गलती से आग लग गई तो फिर वो विस्फोट होगा और उसमें दुर्घटना हो सकती है। तो नीचे की सतह पर एकत्र हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। यानी इसीलिए कहा जाता है कि वाहनों में सीएनजी का उपयोग करो, एलपीजी का मत करो। तो इस तरह से एलपीजी की तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित है। और अगर बात करें सीएनजी का उपयोग
इसके यही उपयोग है। सीएनजी का एक प्रकार का ईंधन है, ये ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। घरों में इसका उपयोग कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास सिलेंडर उपलब्ध हो तो। और वाहनों में पेट्रोल व डीजल के स्थान पर भी आजकल इसका उपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर। इस तरह से ये दोनों गैसें एक प्रकार से ईंधन है और कार्बन के यौगिक हैं। हम यहाँ पर कार्बन के यौगिक ही पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने सीएनजी पढ़ लिया और एलपीजी पढ़ लिया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ लिया। इस तरह से ये कुछ कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक थे। एक यौगिक और लेंगे, अगला यौगिक। अब हम देखते हैं कि तीसरे जो प्रकार के जो यौगिक है वो है बहुलक। पहले इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करो। बहुलक क्या होते हैं? जब किसी पदार्थ के छोटे अणु या छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। यानी पदार्थ यौगिक तो एक ही है और उस यौगिक के अणु आपस में जुड़ करके एक के बाद दूसरा अणु, दूसरे के बाद तीसरा अणु, तीसरे के बाद छोटा अणु, लंबी लंबी चेन, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। श्रृंखला बोलो चेन, जैसे गले की चेन होती है उसमें कड़ियां जोड़, वैसे ही सेम टू सेम वैसी कड़ियां जोड़ करके हम लंबी लंबी चेन बना सकते हैं, लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसी तरह से ये जो अणु होते हैं बहुलक, इसमें भी पदार्थ के, उसी पदार्थ के, अभी आप एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे, बहुत सारे होते हैं बहुलक। तो छोटे छोटे अणु उस पदार्थ के आपस में एक के बाद दूसरा जुड़ता जाएगा और लंबी लंबी श्रृंखला बना लेगा, उसको हम कहेंगे बहुलक। और इस तरह से बहुलक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं बहुलीकरण। एकलक और बहुलक, एकलक क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु होते हैं। किसी पदार्थ के छोटे छोटे अणुओं को एकलक कहते हैं और एकलक आप मिलजुल के क्या बना लेते हैं? बहुलक। एकलक यानी एक अणु और बहुलक यानी उसी टाइप के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखलाएं बनाना। इस तरह से अब लेते हैं बहुलक को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। ये वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किए गए हैं, मानव निर्मित। और प्राकृतिक बहुलक है, ये बहुलक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेलुलोज आदि, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। और कृत्रिम बहुलक में हम पढ़ेंगे, जैसे रबड़ है, कृत्रिम रबड़। एक तो प्राकृतिक रबड़ हो गया जो कि पौधों से प्राप्त होता है, और एक कृत्रिम रबड़ जो बनाया जाता है पदार्थों को मिला करके, वो कृत्रिम रबड़ हो गया। इसके अलावा प्लास्टिक है, वो भी एक प्रकार का बहुलक है। और ये रेशे हैं जिससे हम कपड़े बनाते हैं, वो भी एक प्रकार के बहुलक हैं। इस तरह से कई प्रकार के बहुलक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बहुलक को दो भागों में बांट रखा है, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे।